नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मौर्योत्तर युग के बारे में डिस्कस किया था। 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे। ये सीरीज हमने लोअर पीसीएस और कनिष्ठ सहायक के लिए स्पेशली चलाई है और अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री को हम इसी तरह से ख़त्म करेंगे। लगातार हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मौर्योत्तर काल के बारे में हमने पिछली वीडियो में दोस्तों पढ़ा था। हमने जाना था किस तरह से मौर्य वंश का जब समाप्ति हुई तो उसके बाद शुंग वंश और कण्व वंश आए। इसके अलावा भारत में लगातार किस तरह से विदेशियों ने आक्रमण करिए, उसमें जो प्रमुख थे वो थे इंडो बैक्टीरियन। फिर इसके बाद शक आए, पल्लव, कुषाण। कुषाण साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसके अलावा सातवाहन वंश भी साथ में चल रहा था। ठीक है, तो जो कुषाण साम्राज्य पर एक नए साम्राज्य का फिर प्रादुर्भाव हुआ जिसका आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों में था, वो था गुप्त साम्राज्य। आज हम दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आज भी हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि हम लगातार बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हुए चले जाएंगे और साथ ही साथ ये टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुप्त युग के बारे में और आज का पहला एमसीक्यू देखिए। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। आपको बताना है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया। 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी या फिर 556 से 597 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 319 से 500 ईस्वी। देखिए, अगर गुप्त वंश की मैं बात करूं, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और इन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और इसके बाद आए थे घटोत्कच गुप्त। ठीक है, कौन आए थे? घटोत्कच गुप्त। ठीक है, इनका शासन था 280 से लेकर 319 ईस्वी तक। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों राजा थे ये पूरी तरह से स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है, इसके बाद घटोत्कच के बाद आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने किया था 319 से 335 ईस्वी से, मतलब 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और यही वास्तविक संस्थापक माना जाता है और यहीं से गुप्त संवत भी शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आधार उसी तरह से है और इन्होंने एक्चुअली 319 से 550 ईस्वी तक मानते हैं कि हम गुप्त वंश रहा था। और वैसे देखा जाए तो जो गुप्त वंश है वो शुरू हो गया था 240 ईस्वी से। ठीक है, तो 240 भी कहीं पर हो सकता है, लेकिन अभी प्रश्न के हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो है 319 से 500। या आप समझिए कि जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा था, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम था। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे श्रीगुप्त की और घटोत्कच की, तो ये महाराज कहलाते थे। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम, ये कहलाया महाराजा धीराज। तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। ठीक है, तो इसके बाद फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। फिर इसके बाद कुमार गुप्त आए, फिर स्कंद गुप्त आए। तो इस तरह से दोस्तों इनका शासन आगे बढ़ता रहा। हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इसके बारे में। तो आपको गुप्त वंश का इसका राइट आंसर क्या होगा? 319 से 500 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर है प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, अब प्रवरसेन प्रथम कौन है? ये थे दोस्तों वाकाटक शासक। ठीक है, एक वाकाटक राजवंश था जो कि उस समय पर गुप्त साम्राज्य के समकालीन राज्यवंश था। ठीक है ना, और ये चल रहा था 255 ईस्वी से 330 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इनका जो राजधानी या शासित क्षेत्र मान लीजिए आप महाराष्ट्र और कोंकण के जो क्षेत्र हैं, विदर्भ क्षेत्र, वहाँ पर ये लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ये प्रश्न इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया है क्योंकि ये उसी के गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश है। तो उस समय पर वाकाटक राजवंश चलता था, नाग राजवंश था, हुण राजवंश था। ठीक है, हुणों से सबसे ज्यादा परेशान रहे, हुणों ने लगातार इसमें आक्रमण किए। ठीक है, तो प्रवरसेन प्रथम ऐसे थे जिन्होंने 4 अश्वमेधों का
संपादन किया था। 4 अश्वमेध यज्ञ होते थे, उनका संपादन इन्होंने किया था। अनेक वैदिक यज्ञ भी इन्होंने किए थे। और ऐसे ही इनके द्वितीय प्रवरसेन द्वितीय एक और शासक थे जिन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की भी रचना की, क्योंकि पूछा जाता है सेतुबंध। तो सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा की गई। ये कौन है? प्रवरसेन प्रथम है। तो ये कौन थे? वाकाटक शासक थे। तो इससे आपके कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एक अच्छा प्रश्न और कई बार रिपीट हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक महान या फिर समुद्रगुप्त? आई होप कि आप में से कई लोगों को इसका आंसर आता होगा। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का शासन था 335 से 380 ईस्वी। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनका पुत्र था समुद्रगुप्त। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त है इसको ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख है, वहां से पता लगता है कि समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा गया। और किसने कहा ये भी आता है। तो इतिहासकार थे V.A. स्मिथ। ठीक है, V.A. स्मिथ, इनका भी आप नाम याद कर लीजिए। V.A. स्मिथ थे। इन्होंने अपनी बुक थी, उसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस बुक में इसको भारत का नेपोलियन बुलाया है, समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से काफी प्रसन्न हुए वो और उन्होंने इसको भारत का नेपोलियन बोला है। ठीक है, तो V.A. स्मिथ या कहीं पर हो सकता है विंसेंट स्मिथ, इनका पूरा नाम है विंसेंट स्मिथ। तो इनकी बुक में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? अच्छा प्रश्न है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? ये समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल मतलब गुप्त साम्राज्य का शासक बना। और इसका साम्राज्य मैं आपको बता दूं, मतलब शासनकाल 380 से 412 ईस्वी। ठीक है, 380 से 412 ईस्वी में इसने शासन किया और इस समय पर ही गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच गया था, मतलब सबसे चरम पर था। ठीक है, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न भी काफी बार आता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा शासक था कि जिसका अन्य जगह पे नाम देवगुप्त भी मिला है। जो सांची और वाकाटक के अभिलेख हैं वहां से पता लगता है कि इसके अन्य नाम देवराज, देवर्श्री, ठीक है, या फिर एक मतलब देवगुप्त, इस तरह से इसके नाम भी थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे कि इनके दरबार में हुआ करते थे कालिदास। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्न कहलाते थे। ठीक है, तो इसके भी 9 रत्न थे, तो उसमें एक आपके मतलब कालिदास भी आते थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, तो उनमें कालिदास, हरिसेन, धन्वंतरी, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ठीक है, इसी के समय पर चीनी यात्री फायान, ठीक है, फायान, ये भी भारत में आया था। तो कब आया था? 399 से 414 ईस्वी के टाइम पे भारत में आया था। ठीक है, फिर इसके बाद इनका पुत्र बना था कुमारगुप्त प्रथम, वो गुप्त साम्राज्य का शासक बना था। तो ऐसे करके आप कई सारे प्रश्न को बना सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त? तो इसका राइट आंसर है फिर से चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, ठीक है, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ऐसा पहला गुप्त शासक था। ठीक है, इसका मेहरौली लेख है। ठीक है, तो वहां पर उसने, यहां से भी पता लगता है इस चीज के बारे में। ठीक है, विष्णु ध्वज की भी इसने स्थापना कराई थी। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और ये कई बार आ चुका है ये प्रश्न कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो मैंने क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं अलग अलग स्टाइल में, उनको ज़्यादातर मैंने नहीं लिखा है ताकि आपका भी समय बचे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकें।
अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, अभी आपको बताया था कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में कौन किससे रिलेटेड था। इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है। तो महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। तो काफी सिंपल है, इस बार इसका आंसर देना समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, वहीं से ही उसकी विजयों के बारे में पता लगता है। वहीं से ही जो वी ए स्मिथ है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन करार करते हैं, ठीक है। और काफ़ी मतलब कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसको आप प्रशंसात्मक अभिलेख भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर समुद्रगुप्त की पराजय मतलब विजयों का उल्लेख किया गया, उसको बताया गया कि कभी भी इसने पराजय का सामना नहीं किया था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन, ठीक है। इनका भी नाम याद करना, क्योंकि हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त से है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब शख्स है, कभी कभार पूछा जाता है कि हरिसेन का संबंध किससे है, ठीक है। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दरबार में थे वो, लेकिन हरिसेन इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? अब ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी इसमें पता तो लग गया कि भाई समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला जो लेख है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें और किस किस के लेख मिलते हैं, ठीक। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकों। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है जहांगीर, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, ठीक है। हरिसेन ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और ये कौसाम्बी में खुदवाया गया था, ठीक है। तो अकबर ने ही इसको कौसाम्बी से मंगाया और इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर जहांगीर का एक लेख है, इसमें अशोक के द्वारा भी कौसाम्बी मतलब कि अशोक के द्वारा भी इसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला जो लेख है इसमें मतलब आपको क्या है कि दो तीनों के मिल जाएंगे, मतलब जहांगीर का भी मिलेगा, एक रानी का भी अभिलेख है इसमें, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी, किसने धारण की थी उपाधि, ठीक है। पृथ्वी का प्रथम वीर ना समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, या मुगवर्ष की, या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो इसका राइट आंसर अगेन कौन है? समुद्रगुप्त है, ठीक है। अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज एक बुक है जो कि तेज राम शर्मा की है, ठीक है। नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज, ठीक। तो उसमें ये उल्लेख है कि भाई समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके बाद उसने पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? समुद्रगुप्त होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि पृथ्विया प्रथम वीर का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? काफी अच्छा प्रश्न है और ये कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग सेंस में, ठीक। तो जो दिल्ली में मेहरौली नामक जगह पर स्तंभ मिला है उसका नाम है मेहरौली लौह स्तंभ लेख, ठीक है। और ये दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में अवस्थित है और कुतुब मीनार के समीप है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और जो जो राजा है वो उसकी पहचान की गई है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक। तो मान्यता ये मानी जाती थी कि भाई जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसके समय पर ही मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित था, ठीक है। और चंद्रगुप्त क्योंकि द्वितीय विष्णु का उपासक था और उसने भगवान विष्णु के सम्मान में ही इस लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और ये एक बार यूकेपीएससी के लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में भी आ चुका है ये प्रश्न कि दिल्ली की या मेहरौली स्तंभ में जो राजा है उस वो किसकी स्मृति में, मतलब उसका उल्लेख किससे है, मतलब ना, तो उसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो वो चंद्र जो राजा है
उसकी पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है उत्तराखंड के एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि हुणों के आक्रमण से सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ था? गुप्त। अब ऑब्वियसली हम गुप्त वंश की वीडियो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अभी इसका आंसर देना आसान है, लेकिन एग्जाम में इतना आसान नहीं होता। तो कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ये हुआ था गुप्त। अब मैं आपको बता दूं कि किसके शासनकाल में हुआ था। ये हुआ था स्कंदगुप्त के समय पर। ठीक है, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक, उसका बेटा कौन था? कुमारगुप्त। ठीक, और कुमारगुप्त के बाद कौन आया? स्कंदगुप्त आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बाद आया था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार, तो मैं आपको बताते चले जाऊंगा जो जो चीजें पॉइंट रहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। तो उसके बाद था स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के समय पर ही हुणों ने आक्रमण किया था। ये पूछा जाता है कि किस गुप्त काल शासक के समय पर हुणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के हाथों हालांकि वे परास्त हो गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो लगातार मतलब एक तरह से यहाँ से ही स्कंदगुप्त के बाद से ही इनकी मतलब जो गुप्त साम्राज्य है वो उसका पतन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे मतलब कि यहाँ से जो पतन की गति थी उसकी तेज हो गई थी। और फिर स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद फिर हुणों ने उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था उस समय पर। ठीक, तो ये हुण जो थे इनके काफी मतलब क्या रहे, मतलब इन्होंने इनके साम्राज्य को काफी मतलब परेशान किया और एक तरह से खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हुणों के आक्रमण से बहुत ज्यादा विचलित हुआ था गुप्त वंश। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो फिर से देखिए एक अलग स्टाइल का क्वेश्चन आ गया। हालांकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि हुण ने किसके टाइम पर आक्रमण किया था, किस शासक के समय पर आक्रमण किया था, तो ऐसे करके कई सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, भित्री स्तंभ लेख है। ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, गाजीपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर भित्री स्तंभ लेख मिला है। तो यहीं पर पता लगता है कि हुणों को स्कंदगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, 455 ईस्वी के टाइम पर हुणों ने आक्रमण किया था जब स्कंदगुप्त सम्राट थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए काफी अच्छा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? हुण आक्रमण बिल्कुल था, प्रशासन का सामंती ढांचा भी था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी गुप्त के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन अरब आक्रमण इसका कारण नहीं था। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अरब आक्रमण तो काफी समय बाद हुआ था, जब गुप्त का पतन हो गया था। तो जब मध्यकालीन भारत आएगा तो पूर्व मध्यकालीन भारत की हम जब बात करेंगे तो वहां पर अरब का आक्रमण हुआ था, तो ये इसका कारण नहीं था। अगला प्रश्न देखिए काफी अच्छा है। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसको शक विजेता कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम भारत में उस समय पर अंतिम शक राजा था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हरा दिया था। ठीक है, और यहां से इन्होंने पश्चिम भारत में शक की जो सत्ता थी उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसने एक और उपाधि भी धारण की थी, इसका नाम है शकारी। ठीक, सकारी मतलब जो उपाधि है ये इन्होंने धारण की थी शकों को हराने के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसके अलावा इस उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक, तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें एनसीईआरटी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में यही दिया गया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय माना है। ठीक है, क्योंकि
चंद्रगुप्त द्वितीय है, एनसीईआरटी का मैं आपको साफ साफ बताऊं, एनसीईआरटी का ये मानना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसने 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन कराया था। ठीक है, तो हो सकता है कि उसी को परिप्रेक्ष्य में मानते हुए कि इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया हो, लेकिन वैसे रजत सिक्के अगर जो जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही मतलब चंद्रगुप्त प्रथम कहलाएगा। और 2 नए रजत मुद्राओं का जो सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य ने कराया था, जिनको गुप्त काल में रूपक बोला जाता था, रूपक, ठीक है, या रुपयक बोला जाता था। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका मैंने आंसर यहाँ पर यही दिया क्योंकि आयोग के द्वारा यही दिया गया था, तो फिलहाल मैंने यही रखा है, मैंने अभी एनसीईआरटी को के हिसाब से आंसर नहीं रखा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय मैं आपको मतलब क्लियर करना चाहता हूँ इस चीज़ लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी जो आंसर है वो इसका सी ही रखा है, यानी जो कि आयोग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न काफी अच्छा है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? पत्तन है ये, पतन नहीं है, पत्तन यानी कि बंदरगाह। ठीक है, तो ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या फिर काम्बे। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ताम्रलिप्ति। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। तो गुप्त काल में बंगाल में था ताम्रलिप्ति, एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में भी, चाइना, ठीक है, श्रीलंका, जावा, यहाँ सारे देशों के संग यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर पश्चिम भारत का पूछा होता तो इसका राइट आंसर क्या होता? भड़ौच होता। ठीक है, भड़ौच था बंदरगाह जिसको कि भृगु कच्छ भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख दूं, भृगु कच्छ। ठीक है, जहां से पश्चिमी देशों के संग समुद्री व्यापार होता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल्य, शूद्रक, शौनक या फिर सुश्रुत? तो इसका राइट आंसर है, वैसे काफी अच्छा प्रश्न है, सुश्रुत। ठीक है, तो आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में उस समय पर इम्पॉर्टेंट जो शासक, जो मतलब जो इम्पॉर्टेंट शख्स हैं वो हैं सुश्रुत। ठीक है, जो कि गुप्त काल से रिलेटेड है। ठीक, तो ये मतलब आप ये मान के चलिए सर्जन जो होते हैं ना, सर्जन यानी शल्य चिकित्सा शास्त्र, तो वहाँ पर इनके प्रवर्तक इनको माना जाता है सुश्रुत, और इसके अलावा नागार्जुन। ठीक है, तो सुश्रुत जो थे ये गुप्त काल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो आयुर्वेद से कौन रिलेटेड नहीं है प्राचीन भारत में? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या फिर सुश्रुत? अब सुश्रुत के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तो वो तो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं। चरक के बारे में भी हम जानते हैं, चरक कौन थे? वो तो राजवैद्य थे कनिष्क के। ठीक है, चरक संहिता की भी रचना की थी इन्होंने, तो ये भी हैं। ठीक, धन्वंतरी के बारे में भी हमने अभी पढ़ा कि जो धन्वंतरी थे ये तो आयुर्वेदिक शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। भास्कराचार्य आयुर्वेद से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये तो आपके क्या थे? गणितज्ञ थे। ठीक है, या खगोल विज्ञानी भी इनको बोल सकते हैं। तो इनका सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, ऐसी ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो भास्कराचार्य नहीं थे। ठीक, तो अगर जैसे प्राचीन भारत में जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बहुत आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन थे नवरत्न में? जैसे पहला तो था कवि हरिसेन, फिर 12 मिहिर भी आपके क्या थे? खगोल विज्ञानी थे। ठीक है, धन्वंतरी, कालिदास, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनसे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन सा एक फलित ज्योतिष से संबंधित था? यानी कि सिंपली मतलब एक ज्योतिष विद्या का ज्ञान किसको था? कौन एस्ट्रोलॉजर था? ठीक है, वररुचि, शंकु, छपणक या फिर अमर सिंह? काफी अच्छा है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इसका राइट आंसर है छपणक। ठीक है, जो छपणक थे वो ज्योतिष विद्या से संबंधित थे, यानी कि ज्योतिष शास्त्र इनकी रचना भी है और इसके बारे में अच्छे से जानते भी थे। ठीक है, अब ये भी बाकी भी 9 रत्न हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे है वररुचि, वररुचि थे व्याकरण से संबंधित। ठीक है, वररुचि थे व्याकरण से संबंधित, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जो शंकु थे वो वास्तुकला से संबंधित थे, यानी कि आर्किटेक्ट। ठीक हो गया। छपणक अभी मैंने आपको बता दिया, ये थे एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष।
और एक थे अमर सिंह। अमर सिंह थे मतलब कि जैसे डिक्शनरी होती है ना, तो ये शब्दकोश रचना से संबंधित है, शब्दकोश रचना ये, ठीक। तो ये भी सब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के नवरत्नों में से एक हैं। तो जो छपड़क थे वो एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। उस समय पे जब चीनी यात्री फायान भी आया था तो उसने भी तारीफ करी थी नवरत्नों की। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास किसके शासनकाल में थे? अभी मैंने आपको बताया कालिदास नवरत्नों में से एक थे, तो किसके नवरत्न थे वो? चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ठीक है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी है भाई? तो कौड़ी, दीनार, निस्क या फिर पण। अब पण और निस्क के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। दीनार और कौड़ी दोनों के दोनों आपकी क्या है? गुप्त काल से रिलेटेड है, ठीक है। निस्क तो स्वर्ण आभूषण थे, मैंने आपको बताया था उस समय पर, ठीक है, वैदिक काल में चलते थे। इसके अलावा जो पण है ये तो मौर्य काल से रिलेटेड है, ठीक है। जबकि दीनार इनकी क्या थी? स्वर्ण मुद्रा थी, ठीक है। जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या बोला गया था? दीनार बोला गया है, ठीक है। और जो लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, छोटी मोटी चीज़ों को करते थे ना, जैसे हम नहीं कहते भाई जैसे कौड़ी मतलब 2 कौड़ी का ये वो इस टाइप का बोलते हैं ना, मतलब का उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत छोटी चीज़ों को हम जब क्रय विक्रय के लिए खरीदते थे तो उसके लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था उस समय पर, ठीक है। तो दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था और जो दिनार थे उस समय पे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? अभी मैंने आपको बताया था कि जो रजत मुद्राएं थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाई गई थी, 2 अलग तरह की, ठीक है। और वैसे तो चंद्रगुप्त प्रथम हैं जिन्होंने सबसे पहले रजत मुद्राओं को चलाया था। तो रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? मैंने आपको बताया था, क्या था? रूपक, ठीक है ना। तो जो रूपक है वो गुप्तकालीन रजत मुद्राएं थी। रजत का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका सिल्वर, है ना। तो जो सिल्वर कॉइन थे वो रूपक के नाम से जाने जाते थे गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या फिर श्रीगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जो गुप्त शासक हैं उसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। अब आयोग ने इसका आंसर तो ये माना है, लेकिन कौन से सिक्के जारी किए थे? अब मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, मतलब रजत मुद्रा जो है उसको इन्होंने जारी किया था, ठीक है। अब आयोग के द्वारा ये माना गया कि वे चंद्रगुप्त द्वितीय है, लेकिन एक तरफ से कहते हैं कि सबसे पहले सिक्के इन्होंने ही जारी किए। तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने ही सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये चांदी के ही होने चाहिए। और जो श्रीगुप्त है, घटोत्कच हैं, इनके द्वारा सिक्के जारी करने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, ठीक है। कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत बोलते थे, प्राकृत बोलते थे, पाली बोलते थे या फिर सौरसैनी बोलते थे? तो ये आम भाषा, जो आम लोगों की भाषा होती है वो कौन सी होती है? प्राकृत। प्राकृत बोला करते थे गुप्त काल में, ठीक है। जो संस्कृत नाटक होते थे उसमें स्त्री और जो शूद्र है वो प्राकृत भाषा बोला करते थे, जबकि जो उच्च वर्ण के लोग थे वो संस्कृत भाषा को बोला करते थे। अगला प्रश्न देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, यानी सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, एरन, ठीक है। जो प्रथम साक्ष्य है वो एरन से प्राप्त हुआ था और ये अभिलेख 510 ईस्वी का है, यानी कि गुप्त से ही रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पर गोपराज नामक सेनापति था, उसकी स्त्री के सती होने का उल्लेख है। कौन था? गोपराज। गोपराज नामक सेनापति था, उसकी जो पत्नी थी उसके सती होने का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम सती प्रथा का यहीं से अभिलेख मिला है, एरण से। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? मतलब कि जो नगर थे उनका लगातार ह्रास होता गया, यानी कि जो नगर है वो गांव में बदलते चले गए।
ऐसा किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ऑफकोर्स हम पढ़ रहे हैं गुप्त, तो ये गुप्त काल की ही विशेषता रही होगी, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गुप्त काल में नगर थे वो लगातार पतन की ओर को अग्रसर हुए। गंगा घाटी के किनारे पे बहुत अच्छे शहर हुआ करते थे उस समय पर, ठीक है, लेकिन अधिकांशतः गुप्त काल में वो मतलब उनका विघटन होता चला गया। पाटलिपुत्र जैसा बड़ा नगर भी हेनसांग के समय तक गांव बन गया था, ठीक है। मथुरा में भी काफ़ी बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, वो भी इस काल में पतन की ओर चले गए। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? ऑफकोर्स क्या होना चाहिए? गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गांव अनुदान में दिए थे, ठीक है। और गुप्त लेख हैं उनसे भी भूमि दानों का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा भूमि दान किया था मंदिरों और ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध, क्या इसका राइट आंसर है? गुप्त वंश का, ठीक है। तो प्राचीन भारत में गुप्त वंश के समय पर कला और साहित्य में बहुत प्रगति हुई थी, तो इस कारण से इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी बोला जाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, जैसे कि हमने बात करी थी नवरत्नों के बारे में, ठीक है। इसमें मतलब बहुत चीज़ों में साहित्य में बहुत प्रगति हुई, क्योंकि उस समय पे कालिदास जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई मतलब नाटकों की रचना की ना, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, है ना। इसके अलावा वहाँ पर विशाखदत्त जैसे नाटककार भी आए जिन्होंने की मुद्रा राक्षस की रचना की। शूद्रक थे उस समय पर जिन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की, ठीक है। ऐसे ही भास हुआ करते थे उस समय पर। तो साहित्य ने बहुत प्रगति करी, इसके अलावा विज्ञान ने बहुत प्रगति करी, प्रौद्योगिकी ने, क्योंकि उस समय पर आर्यभट्ट थे, ठीक है। और क्योंकि आर्यभट्ट उस समय के सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, ठीक है, 12 मिहिर, ठीक। और कालिदास के बारे में बता ही चुका हूँ, धन्वंतरी थे। तो मतलब गुप्त जो युग था उसने बहुत अच्छे से तरक्की करी साहित्य में, कला में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में, तो इसीलिए इसको भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर क्या थी उस समय पर, ठीक। तो भाई उस समय पर भी उपज का छठा भाग ही लिया जाता था, यानी कि 1/6, ठीक है। गुप्त काल में जो लोग भी राजकीय भूमि पर कृषि करते थे तो उनको अपनी उपज का एक भाग राजा को कर रूप में देना पड़ता था, ठीक है, जो कि सामान्यतः कितना होता था? 1/6 होता था, ठीक है। गुप्त में इस अभिलेखों में इस भूमि को क्या बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता था उद्रंग, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो भूमि कर को उद्रंग बोला गया है, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। गुप्त काल में भूमि कर को उद्रंग बोला जाता था, और इसके अलावा भाग कर भी बोला गया है। तो भाग कर और उद्रंग, ठीक। और वैसे अब देखा जाए तो ज़्यादातर आप देखेंगे 1/6 ही होता था प्राचीन भारत में। भूमि जो कर होता था वो ज़्यादातर 1/6 ही मिलेगा आपको हर जगह पर, ठीक। तो यहाँ पर भी भू राजस्व की जो दर थी, धर्म शास्त्रों में मतलब आप मान के चलिए कि भू राजस्व की दर 1/6 ही है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार की भूमि को अपरहत बोला जाता था? अपरहत, बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। तो इसका राइट आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि। जिस भूमि पर कोई खेती ना की गई हो उसको अपरहत भूमि कहा जाता था। गुप्त काल में अपरहत बोला जाता था, ठीक है, यानी कि गुप्त काल की एक टर्मिनोलॉजी है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? अब ये प्रश्न आप बहुत इजीली बता सकते हो, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि कई जो गुप्त कालीन सम्राट थे इन्होंने बहुत गांव और भूमि ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दी थी, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को इन्होंने कर रहित कृषि भूमि प्रदान की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि इस भूमि को बोला जाता था अग्रहार।
क्या बोलते थे? अग्रहार। आप चाहो तो लिख सकते हो, अग्रहार इस भूमि को बोला जाता था। इस भूमि में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। और जो इसको धारण करता था, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है जो इसको धारण करेगा, उसका पूरी तरह से इसमें स्वामित्व होता था। तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होगा भैया? धार्मिक, ठीक है, और शैक्षणिक था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। सिंचाई कर को क्या बोला जाता था प्राचीन भारत में? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। विदक भागम, ये बिदक होगा, ठीक है, विदक भागम, हिरण्य, उद्रंग या फिर उपरनिका, ठीक। उद्रंग के बारे में तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। उद्रंग तो क्या हुआ कि मतलब जो भूमि कर होता था उसको क्या बोलते थे? उद्रंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये है विदक भागम, ठीक। जो विदक भागम होता है उसको ही सिंचाई कर या फिर उदक भाग भी बोलते थे इसे, ठीक है। विदक भाग या उदक भाग जो भी बोलोगे आप, ठीक है। तो विदक भाग या उदक भाग बोला जाता था सिंचाई कर को, ठीक है। हिरण्य क्या था? हिरण्य के बारे में हम आपको पहले भी बताया मैंने। तो हिरण्य उस समय पर क्या होता था कि जो मौर्य काल में नगद कर लिया जाता था, ये मौर्य काल से रिलेटेड है, ठीक। तो मौर्य काल से रिलेटेड जो नगद कर लिया जाता था वो आपका हिरण्य कहलाता था, ठीक है। जबकि उपरनिका मैं आपको बताऊं तो ये जो भूमि पर स्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले किसान थे उनसे लिया जाता था, और ये राजपूत लोग लेते थे, ठीक है। तो जो किसान है वो अस्थाई या स्थायी रूप से जो किसान भूमि पर मतलब जो किसान रहते थे उनसे लिया जाता था ये कर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो सिंचाई कर, वो आपका क्या है? विदक भागम। अगला प्रश्न देखिए, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पर 6ठी शताब्दी की, ठीक। तो युआन च्वांग, फाइयान, सून यून या फिर आइजिंग। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों सुंग यून, ठीक है। अब कई लोग फाइयान लिख देंगे, तो फाइयान नहीं, देखिए फाइयान ने तो कब किया था? वो उसने किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का द्वितीय का समय क्या था? 399 से 414, ठीक। तो 399 से 414, यहाँ पर बात चल रही है 6ठी शताब्दी की, ठीक है। और ये है 4ठी 5वीं शताब्दी, ठीक। तो जो 6ठी शताब्दी थी वहाँ पर भारत दर्शन किया था किसने? सुंग यून ने। ये आए थे 518 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये याद रखना, जो ये सुंग यून है ये 518 ईस्वी में आया था, और ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? अच्छा प्रश्न है ये भी। बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक या फिर प्रभाकर वर्धन, ठीक। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है यशोधर्मन, ठीक है। यशोधर्मन जो थे ये थे मालवा के नरेश, ठीक है, मालवा नरेश, ठीक। इन्होंने मिहिर कुल को पराजित किया था, ठीक है, जो कि हुण शासक था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक और शख्स है जिसने मिहिर कुल को पराजित किया था, ठीक है। तो ये थे गुप्त शासक थे, इनका नाम था नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त बालादित्य, क्योंकि इन्होंने बालादित्य की उपाधि धारण की थी, तो बालादित्य, ठीक हो गया। तो जो बालादित्य थे, नरसिंह गुप्त बालादित्य की उपाधि धारण की थी, इन्होंने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। हुण नरेश जो मिहिर कुल था वो बड़ा क्रूर और अत्याचारी शासक था। तो हेनसांग का विवरण है, इससे पता लगता है। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख, यहाँ से भी पता लगता है कि जो सबसे पहले गुप्त के नरेश थे बालादित्य, उसके बाद आए मालवा नरेश यशोधर्मन, इन्होंने मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया था। तो यहाँ पर तो भाई उसका नाम नहीं है बालादित्य का नाम नहीं है नरसिंह गुप्त, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या होगा? यशोधर्मन होगा, क्योंकि यशोधर्मन के द्वारा भी इसको पराजित किया था, ठीक है ना। हुआ क्या था कि उस समय पर बालादित्य पर इसने आक्रमण किया था मिहिर कुल ने, लेकिन बालादित्य ने इसको हरा दिया और बंदी बना लिया था, ठीक है। लेकिन बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर इसको छोड़ दिया था फिर, ठीक।
अगला प्रश्न देखिए, तोरमाण किस जातीय दल का था? तोरमाण किस जातीय दल का था? शक या सीथियन भी बोलते हैं, हुण, कुषाण या फिर पल्लव। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, हुण से ही ये रिलेटेड है। ये जब भारत में दूसरा आक्रमण हुआ था, जो दूसरा हुण आक्रमण था, उस समय का नेता था तोरमाण। ठीक है, तो ये तोरमाण किस जाति दल का था? हुण जाति दल का ये था। अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शतरंज का खेल कहां से शुरू हुआ था? ये लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में आ चुका है पहले। माना जाता है कि जो शतरंज खेल का जो ओरिजिन और मतलब जो ओरिजिन है या ओरिजिनेट जहां से हुआ वो है इंडिया, भारत। ठीक है, तो गुप्त काल के दौरान ही ये ओरिजिनेट हुआ था शतरंज। ठीक है, और इसे बोला जाता था चतुरंग। क्या बोलते थे? चतुरंग। ठीक है, जिसको कि आज शतरंज के नाम से जाना जाता है। तो भारत से पहले ये ईरान पहुंचा ये खेल, उसके बाद ये यूरोप पहुंच गया। तो आज सभी लोग जानते हैं शतरंज के बारे में। तो ये थे दोस्तों इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो कि गुप्त काल से रिलेटेड थे, और आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आने वाले समय में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। तो कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखा जाए तो जो अंतिम शासक से पहले जो शासक था, जो अंतिम महाशासक था, वो था कुमारगुप्त तृतीय। क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं, कभी आपसे पूछ लेंगे कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, तो वो कौन था? कुमारगुप्त तृतीय। और वैसे अंतिम शासक कौन था? वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपसे मतलब पूछे जा सकते हैं गुप्त साम्राज्य से। कोशिश हमने करी है, वैसे तो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आते हैं वही हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगली वीडियो रहेगी हमारी, जैसे कि मौर्योत्तर युग था, अब आपका आएगा गुप्तोत्तर युग, यानी कि गुप्त के बाद का समय। ठीक, उसके बारे में हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही MCQ के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।